राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से डीएमएलटी का डिप्लोमा करने वाले फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आज के इस वीडियो के अंदर हिमेटोलॉजी और ब्लड बैंकिंग के पुराने पेपर का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आपको क्या विशेष मिलने वाला है, तो दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन को किस प्रकार से आपको अटेंड करना है और ऐसी कौन सी गलतियां आप करते हैं जहां से आपके क्वेश्चन के अंदर जो है आंसर के अंदर मिस्टेक होने के कारण आपको मार्क्स नहीं मिल पाते हैं, तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। और साथ में हम बात करेंगे दोस्तों आपको कि इन दोनों ही पैटर्न के क्वेश्चनों के अंदर आपको आंसर किस प्रकार से लिखना होगा, तो नई चीज आपको ये सीखने को मिलेगी। इस वीडियो को आप जो है अंत तक देखिएगा दोस्तों। हाय एवरीवन, मैं राम सेन एक बार फिर से आप सभी का पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां पर पैरामेडिकल से रिलेटेड छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। दोस्तों आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के बारे में। जो आपका पुराना पेपर था हिमेटोलॉजी और ब्लड बैंकिंग का, उसका अपन सॉल्यूशन करेंगे। ये जो पेपर है आपके कौन से ईयर का है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। उससे पहले आपको बता देता हूं, पीसीपी के नाम से यानी पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के नाम से टेलीग्राम चैनल है हमारा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसे आप क्लिक करके विशेषली जो है स्पेशली आप इसे जो है ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको जो है खूब सारी इंफॉर्मेशन, और अभी आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको जो है डेली जो है टास्क भी मिलता है दोस्तों। अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो इसे आप ज्वाइन कीजिएगा। और आपको अपनी तैयारी के दौरान कोई भी दिक्कत होने पर दोस्तों इस नंबर पर आप जो है कॉल करके बात कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। हम बात करते हैं दोस्तों आपके पेपर सॉल्यूशन के बारे में। पेपर सॉल्यूशन के अंदर आज की क्लास के अंदर हम पेपर सॉल्यूशन करेंगे आपके राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज एग्जाम अप्रैल 2017 का। ये आपके पेपर है दोस्तों। ये आपके डीएमएलटी फर्स्ट ईयर का पेपर है, हिमेटोलॉजी और ब्लड बैंकिंग का है। ठीक है भाई, जो आपके पेपर सेकंड रहता है। टाइम की बात करें, इसमें आपको 3 आवर्स मिलते हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपके जो है 100 रहते हैं। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, तो बिल्कुल आज की वीडियो में भी मैं आपको 5 क्वेश्चन करवाने वाला हूं पेपर के अकॉर्डिंग ही। तो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले अच्छे से। क्वेश्चन आपसे कहता है एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी रक्त की संरचना और कार्य आपको बताना है। बड़ा क्वेश्चन है, 20 नंबर का है दोस्तों, ठीक है ना। तो 20 नंबर का क्वेश्चन 2 पार्ट में पूछा है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। पहले आपसे क्या पूछा है, पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पहले आपसे पूछा है दोस्तों, यहाँ पे सर हमसे पूछा है कंपोजिशन के बारे में। किसके बारे में पूछा है दोस्तों? आपसे कंपोजिशन के बारे में यहाँ से आपसे पूछा है। सेकंड हम बात करें तो सेकंड आपसे पूछा है दोस्तों यहाँ पे फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में। किसके बारे में? फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में। तो दोस्तों जब अपन ने ब्लड पढ़ा था तो ब्लड का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, लेकिन यहाँ से हमें इंट्रो का क्वेश्चन नहीं पूछा है। हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है सर कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। किसके बारे में? कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। तो दोस्तों मैं अभी भी बता देता हूं आपको कि आप अगर इन दोनों पार्ट को अटेंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको देना होगा इसमें कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। किसके बारे में? कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। और कंपोजिशन ऑफ ब्लड के अंदर अब सर हमें क्या क्या लिखना होगा, तो मैं दोनों ही एक बार लिख के आपको बता देता हूं। एक तरफ अपन कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करेंगे और दूसरी तरफ जो है अपन बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में। किसके बारे में? फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में भाई, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास में टाइटल है हमारे 10-10 नंबर के। इनके अंदर सर हमें क्या क्या लिखना है, तो सबसे पहले आपको बता देता हूं दोस्तों, मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी आराम से आप लोग क्या करें, पहले तो आराम से देखिएगा, है ना। आराम से आपको जो है क्वेश्चन का आंसर बनाना जो है वो आना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में पूछा, यानी ब्लड की बनावट के बारे में पूछा है, ठीक है ना। ब्लड की बनावट के बारे में आपसे पूछा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ही दोस्तों शॉर्ट चार्ट ऐड करेंगे दोस्तों। क्या ऐड करेंगे? शॉर्ट चार्ट। मैं अभी भी कह रहा हूं प्यारे दोस्तों, ये जो शॉर्ट चार्ट वाली कहानी है ना, ये आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ राम सर ही बताने वाला है। अब तुम कहोगे सर ये शॉर्ट चार्ट हमें जो है कहाँ पे मिलने वाले हैं, तो दोस्तों ये शॉर्ट चार्ट जो है हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली अपलोड कर रहे हैं। आप शॉर्ट चार्ट को देखिएगा, शॉर्ट चार्ट से आपके काफी सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं दोस्तों। जैसे अगर हम बात करें सर यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ ब्लड के शॉर्ट चार्ट के अंदर आपको क्या चीज देखने को मिलती है,
तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल पर जाओगे तो आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा ब्लड का शॉर्ट चार्ट, ठीक है ना। तो ब्लड के शॉर्ट चार्ट के अंदर मैं आपको बता देता हूं प्यारे दोस्तों, ये रहा आपके, ठीक है ना। ये इस प्रकार का शॉर्ट चार्ट आपको जो है देखने को मिलेगा दोस्तों। अब कंपोजिशन ऑफ ब्लड का मतलब क्या होता है, ब्लड की बनावट होती है दोस्तों। तो ब्लड के अंदर अगर अपन बात करें दोस्तों, एक तरफ तो सर हमें देखने को मिलती है क्या, प्लाज्मा देखने को मिलती है 55%, एक तरफ आपको 45% ब्लड सेल्स देखने को मिलती है। अब एक चीज बताऊं आपको, एक चीज स्पेशल ये है आपके लिए, इस 20 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 2 चार्ट बना करके अब 20 नंबर लेके आ सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक ही है। एक ही कंडीशन क्या है कि चार्ट के अंदर आपको इतनी डिटेल लिखनी पड़ेगी, कितनी सर, कि यहाँ पे प्लाज्मा का परसेंटेज देना है, ब्लड सेल का परसेंटेज देना है, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें हैं सर, वाटर है तो परसेंटेज देना है, प्लाज्मा प्रोटीन में आगे आपको एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन देना है, मिनरल्स में आपके सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, फोस्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, न्यूट्रिएंट्स में आपके एमिनो एसिड, विटामिन, फैट्स, वेस्ट प्रोडक्ट में यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटनाइन, गैसेज में O2, CO2 और आपके कुछ अदर जो हैं हॉर्मोन्स भी होते हैं। अब दोस्तों एक चीज बताऊं आपको, जब आप इसी को थोड़ी लिखोगे ना तो एक एक लाइन लिखोगे, प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड के अंदर 55% हिस्सा होती है, उसके बाद इसमें 90% जो है वाटर प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा प्रोटीन में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन होता है, एल्बुमिन ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। अब इतनी सारी थ्योरी लिखने की बजाय वैसे ही आपको 3 आवर्स का टाइम जो है ना सर ऊपर करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। तो एक तो चार्ट आप ये ऐड कर सकते हो, दूसरा आपसे कहा गया है दोस्तों फंक्शंस ऑफ, फंक्शंस के बारे में, किसके बारे में दोस्तों, यहाँ पे आपसे फंक्शंस के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, फंक्शंस के बारे में अगर अपन बात करें तो फंक्शंस के अंदर आपको इस प्रकार से फंक्शन दर्शाने हैं भाई, ठीक है ना। ये आपको इस प्रकार से जो है फंक्शन आप जो है दर्शा सकते हैं। ब्लड के फंक्शन की अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखो एक्सक्रेटरी फंक्शन है, न्यूट्रिटिव फंक्शन है, रेस्पिरेटरी फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम और हार्मोन्स, रेगुलेशन करते हैं बॉडी के टेम्परेचर का, एसिड और बेस का बैलेंस बनाते हैं, वाटर का बैलेंस बनाते हैं, स्टोरेज फंक्शन भी है इनके पास, डिफेंसिव फंक्शन भी है। ये 9 से 10 प्रकार के आपके काम करते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आप जो है शॉर्ट चार्ट की टेक्निक पर भी जो है आप दे सकते हैं। अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर मैं तो शॉर्ट चार्ट नहीं लिखना चाहता, तो प्यारे दोस्त यहाँ पे हेडिंग लगा लेना फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में, फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में हेडिंग लगा लेना, और फिर तुम क्या करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन टू लाइन फंक्शन लिखते रहना, ठीक है भाई। हाँ, तो ये जो आंसर मैंने आपको बताया है ना, ये जो टेक्निक है ना, ये स्टैंडर्ड टेक्निक है दोस्तों। मेडिकल के अंदर आप मेडिकल प्रोफेशनल है अपन, ठीक है ना, तो आपको मार्क्स बढ़िया तरीके से लेकर आने हैं दोस्तों। इसके अलावा इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 2 चीजें मैंने आपको बता दी हैं चार्ट के बेसिस पर, ठीक है ना। और यहाँ पे इसके अलावा आपको क्या करना है सर, यहाँ पे जो है डायग्राम ऐड करना है प्यारे दोस्तों। क्या ऐड करना है, डायग्राम आपको ऐड करना है, डायग्राम ऐड करना है जिसके अंदर आपको WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स हैं, ये सारी चीजें आपके जो है दिखाई दे सके दोस्तों, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड और फंक्शंस ऑफ ब्लड, इसका भी मैंने आपको जो है शॉर्ट चार्ट बता दिया है। तो शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर एक नई टेक्निक में आप आंसर दे सकते हैं दोस्तों आप, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शॉर्ट आंसर देना है आपको, संक्षिप्त के अंदर आपको जो है जवाब देना है प्यारे दोस्तों। यहाँ पे पहला आपसे पूछा है डिस्क्राइब द डायरेक्ट कुम्स टेस्ट एंड दियर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा है। बी ऑप्शन है इसका डिस्क्राइब द ट्यूब मेथड ऑफ ABO एंड RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। दोनों 10-10 नंबर के हैं। सबसे पहले आपसे कुम टेस्ट के बारे में पूछा है, किसके बारे में पूछा है, कुम्स टेस्ट के बारे में। अब कुम्स टेस्ट के अंदर भी आपसे क्या पूछा है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट कुम टेस्ट के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट कुम टेस्ट के बारे में आपसे पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो एक तो आपसे ये पूछ लिया और दूसरा आपसे पूछा है
ट्यूब मेथड ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ट्यूब मेथड ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, और साथ में आपसे पूछा है आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के बारे में। बिल्कुल आराम से देखिएगा दोस्तों, है ना। सबसे पहले अपने डायरेक्ट कुम्स टेस्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों? डायरेक्ट कुम्स टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे अपन इस वाले पेज पर इसकी बात करते हैं, डायरेक्ट कुम टेस्ट यानी ए पोर्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ए पोर्शन की, डायरेक्ट कुम्स टेस्ट। अब देखो दोस्तों, यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, एक चीज का आपको यहां पे ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है सर? यहां पे अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर बढ़िया तरीके से देते हैं, आपकी रिटन प्रैक्टिस है दोस्तों, तो सबसे पहले आप यहीं पे एक ब्रैकेट के अंदर या फिर आप यहीं पे स्टार्टिंग में नोट लगा करके समझाओ पहले कि आपके कहानी स्टार्ट कहां से होती है, ठीक है ना। कहानी स्टार्ट कहां से होती है? तो कहानी स्टार्ट होती है सर कुंभ टेस्ट से। कहां से होती है? कुंभ टेस्ट। तो यहां पे आपको क्या करना है दोस्तों कि कुंभ टेस्ट की डेफिनेशन देनी है। क्या देनी है? कुंभ टेस्ट की डेफिनेशन। और सेकंड लाइन में आपको देना है इसी नोट के अंदर ही इसका इंडिकेशन कि ये क्यों करवाई जाती है, ये कुंभ टेस्ट आपका क्यों करवाया जाता है, ये भी आपको वन लाइनर के अंदर देना है। नोट की बात की जा रही है। तीसरा आता है कुंभ टेस्ट का प्रिंसिपल क्या कहता है आपसे, क्या कहता है इसका प्रिंसिपल क्या कहता है। अब इस तरीके से आंसर अगर किसी ने बनाया नहीं होगा ना तो उसको लगेगा कि सर सही नहीं बता रहे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जिस गाड़ी से आपको जाना है उस गाड़ी के अंदर अभी आप बैठे नहीं हैं, लेकिन उस गाड़ी तक पहुंचने के लिए अभी आपको ऑटो रिक्शा पकड़कर प्लेटफॉर्म या स्टेशन पर पहुंचना पड़ेगा। मैं वही काम कर रहा हूं। तो काम ये कर रहा हूं आपके कि अब हमारे यहाँ पे हम एग्जामिनर को बताएंगे कि ये किसकी टाइप की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे ये हम स्कूम टेस्ट के टाइप की बात कर रहे हैं, जिसमें एक आपका डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, यानी एक आपका है दोस्तों क्या डीसीटी और एक आपका है आईसीटी। क्या है? डीसीटी और आईसीटी। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है दोस्तों डीसीटी के बारे में। तो हमने इतनी देर ऑटो पकड़ के हमारे स्टेशन तक हम पहुंचे हैं, तो हमने एग्जामिनर को बताया भी है कि ये डीसीटी आया कहां से। तो अब यहाँ पे मुद्दे की बात शुरू होती है डीसीटी के बारे में। तो मुद्दे की बात क्या शुरू होती है प्यारे दोस्तों, हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं कि डीसीटी क्या होता है, डीसीटी क्यों करवाया जाता है, और जब डीसीटी करवाया जाता है तो इसके लिए किस किस की आवश्यकता होती है, यानी रिक्वायरमेंट क्या होती है, स्पेसिमेंस की बात करेंगे, रिजेंट की बात करेंगे, और डीसीटी कैसे होगा ये हमें कौन बताएगा, इसका प्रिंसिपल बताएगा। और जब प्रिंसिपल बताएगा तो हम इसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, यानी कि हम प्रोसीजर की बात करेंगे। तो सबसे पहला यहां पे दीजिएगा 10 नंबर का है दोस्तों, ध्यान रख लेना इस बात को, 10 नंबर का पोर्शन है दोस्तों। तो सबसे पहले यहां पे डीसीटी के अंदर आएगा आपका क्या, इस डीसीटी का इंट्रोडक्शन। इस ट्रेन के अंदर जब आप बैठ रहे हो ना, तो इस ट्रेन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इस ट्रेन के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आता है कि ये क्यों करवाया जाता है, तो इसके लिए आपको इसका इंडिकेशन समझाना पड़ेगा, एग्जामिनर को इंडिकेशन समझाना पड़ेगा। अगला आपको समझाना पड़ेगा इसके बारे में क्या, कि भाई जब ये हम टेस्ट लगवाएंगे तो सर किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, किस किस चीज की यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट्स होगी। तो यहाँ पे आप समझाइए रिक्वायरमेंट्स के बारे में, ठीक है। जब रिक्वायरमेंट्स की आवश्यकता होगी ना, तो तुम्हें स्पेसिमेन भी चाहिए, क्या चाहिए, सैंपल भी चाहिए। ये आ गया आपके स्पेसिमेंस, ठीक है। और ये सारी चीजें होने के बाद तुम कहोगे भाई प्रिंसिपल साहब आइए हमें इसके बारे में बताइए, और जब तुम्हें प्रिंसिपल पता होगा तो तुम लगाओगे सीधा बिना बोले किसी को बताए चुपचाप से क्या प्रपोज करोगे, नहीं, प्रोसीजर की बात करोगे। किसकी बात करोगे? प्रोसीजर की बात करोगे। और जब तुम प्रोसीजर करोगे ना, अरे जब तुम प्रोसीजर करोगे ना, तो सर हमें क्या मिलेगा, सर हमें मिलेगा रिजल्ट। क्या मिलेगा? रिजल्ट। और इसी रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? अरे कौन सा सिग्निफिकेंस? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में आपको देना है। और जब तुम बढ़िया काम करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा, नॉर्मल आएगा। तो नॉर्मल आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, क्या
नॉर्मल आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। और या फिर सर हमें क्या मिल सकता है इसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव मिल सकता है, क्या मिल सकता है, तो रिजल्ट सर हमें यहाँ पे क्या मिल सकता है दोस्तों, मैं दोनों ही चीजें बता रहा हूँ सर, पॉजिटिव मिल सकती हैं सर, नेगेटिव मिल सकती हैं। मैं आपको ओरली बता देता हूँ कि जब जब आपको पॉजिटिव मिलेगा क्लम्पिंग की बात होगी, यानी एग्लूटिनेशन होगा, ठीक है ना, यानी एंटीबॉडी आपको आरबीसी के ऊपर दिखाई देगी। हीमोलाइटिक एनीमिया के केसेज में होता है ऐसा, इसीलिए हम इसे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में ऐड करते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटोलिस के अंदर आपको जो ये देखने को मिलता है, सिप्लिस के अंदर आपको देखने को मिलता है, एसएलई के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। और जब नेगेटिव की बात आएगी ना तो वहां पे हम मुंह मोड़ लेंगे, यानी नो क्लम्पिंग नो एग्लूटिनेशन। इस प्रकार से आपको ये टॉपिक याद रखना है दोस्तों, ठीक है। और ये आपका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और आपका डायरेक्ट कुम टेस्ट, और उससे पहले आप ऑटो में बैठ के आए वो भी आपकी कहानी, यानी कहानी आपकी ये वाली, ठीक है ना, यहां तक की ये आपकी कहानी। ये जो टेक्निक है ना दोस्तों, ये यानी कि एग्जामिनर को हमने इस डीसीटी तक पहुंचाने के लिए थोड़ा सा एक पाथवे दिया है। क्या दिया है, एक पाथवे। यही आपकी प्रैक्टिस होगी ना दोस्तों ये रिटर्न करने की, तो ही आप नंबर ला सकते हो। बाकी इधर उधर की सारी चीजें लिख कर भी आप नंबर नहीं ला सकते हो, क्योंकि जब तक इस प्रकार से सिस्टमेटिक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी ना, कोई भी मार्क्स नहीं ला सकता है। देखो बड़ी बड़ी बातें मैं करना मेरे को ना आता है ना बात, मेहनत पे विश्वास करते हैं, इसलिए आपको भी व्यक्तिगत निवेदन है कि आप हार्डवर्क के ऊपर विश्वास करें। बिना हार्डवर्क आप नंबर नहीं ला सकते। हम मेडिकल प्रोफेशनल की तैयारी कर रहे हैं, हम इधर उधर की बातों में आकर अगर आ भी गए और पास हो भी गए तो कल तुम लैब में जाके क्या काम करोगे जब तुम्हें कुछ आता ही नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए हार्डवर्क कंपलसरी है, मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और जब प्रैक्टिस करने के बाद, मेहनत करने के बाद जब नंबर भी आते हैं ना तो खुशी भी मिलती है, यार इतने अच्छे नंबर लेके आए, है ना। और इतने अच्छे नंबर आने भी चाहिए दोस्तों, इतनी प्यारी प्यारी चीजें अपन जब लिख के आएंगे सबसे हटके आपका ही आंसर होगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर इस पैटर्न में आप लिखते हैं तो, ठीक है। अब अगला देखो आपसे क्या कहा इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में कहा कि ट्यूब मेथड ऑफ एबीओ और आरएच ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, बी वाला जो है ना, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, और ये होमवर्क आपको करके बताना है मुझे, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। ये होमवर्क मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पर आंसर बना के इसका लिख के भेजोगे, और पीडीएफ बना के लिख के भेजोगे। पर्टिकुलर मैं चेक करूंगा, टीम मुझे बता देगी, और मैं वापस से कॉल बैक करके आपसे बात भी करूंगा आपका आंसर कैसा है। मैं आपको ओरली बताऊं थोड़ा सा क्या लिखना है आपको। एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर आपको इसका इंट्रो लिखना है, यानी कि ये एबीओ ब्लड ग्रुप होता क्या है, इसके मेथड क्या है, इसका प्रिंसिपल, इसके रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट में आप क्या लिखोगे, टेस्ट ट्यूब हो गई, एंटी सीरा हो गई, नॉर्मल स्लाइन हो गया, ब्लड सैंपल हो गया, पास्चर पिपेट या ड्रॉपर हो गई, सेंट्रीफ्यूग हो गया, ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब वाली रेक हो गई, ग्लास रोड हो गई, ठीक है ना, या डीप, ये सारी चीजें आपके जो हो जाएगी। फिर प्रोसीजर और फिर आपका रिजल्ट। फिर आरएच ब्लड ग्रुपिंग के अंदर हमें पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीजें बतानी है, तो वापस से वही आपका इंट्रो, प्रिंसिपल, रिक्वायरमेंट, प्रोसीजर और इंटरप्रिटेशन, जिसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही लाएंगे, और साथ में क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो लिख लोगे ना भाई, लिख लेंगे बिल्कुल। तो ये आपको लिख करके व्हाट्सएप के ऊपर भेजना, ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी किस प्रकार की चल रही है प्यारे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, व्हाट आर द वेरियस साइट ऑफ ब्लड कलेक्शन एंड हाउ इट इज कलेक्टेड। कि जब तुम रक्त संग्रह के विभिन्न स्थान पढ़ते हो तो वो साइट कौन कौन सी हैं, वो वेरियस साइट आपकी कौन कौन सी हैं दोस्तों। तो वेरियस साइट ऑफ ब्लड कलेक्शन बताना है आपको, ठीक है ना। और साथ में दिया है कि हाउ इट इज कलेक्टेड, इसका मतलब आपसे पूछ तो सारा ही लिया इन्होंने, ठीक है दोस्तों। तो जब वेरियस मेथड या वेरियस साइट अपन बात करते हैं किसके बारे में, ब्लड के कलेक्शन के बारे में, तो आपको पता होगा, अगर किसी ने मेरी ऐप में क्लास देखी है इसके बारे में, तो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर ये एक चार्ट से समझाया है। मेरी आदत है कि मैं टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको बता देता हूं कि मैं आज की क्लास में क्या क्या आपको पढ़ाने वाला हूं। तो इसको मैंने आपके ब्लड कलेक्शन के मेथड को या वेरियस साइट को समझाया, तब भी मैंने इसका आपको सबसे पहले इंट्रो पढ़ाया, ठीक है ना। इंट्रो बताया था आपको मैंने इसके बारे में, ठीक है। इंट्रो के अंदर मैंने बताया कि जब तुम यहां से सैंपल लेंगे ना जिस साइड से, तो उसके लिए आपको ना दोनों हाथों के अलावा कुछ इक्विपमेंट्स की आवश्यकता भी होगी। तो आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, चार्ट बनाना है सबसे पहले। तो क्या बनाना है प्यारे दोस्तों, चार्ट बनाना है। इस चार्ट के अंदर सबसे पहले आप इसका इंट्रो लिखेंगे, ठीक है ना।
इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के साथ साथ आप क्या देंगे, इक्विपमेंट्स। क्या देंगे दोस्तों, इक्विपमेंट्स देंगे। भाई क्या देंगे, इक्विपमेंट्स देंगे यहाँ पे। और अगर इस पैटर्न के अंदर दोस्तों अगर आप बनाते हैं ना आंसर, तो आपको एक चीज का और फायदा होगा, क्या, जब तुम खुद प्रैक्टिकली जब तुम सैंपल लेंगे ना, तब तुम्हें ये चीजें याद आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करें वेने पिंचर के द्वारा। किसके द्वारा सर, वेने पंक्चर। ठीक है, अभी हम इसके प्रोसीजर की बात भी करने वाले हैं। अगला हम बात करें कैपिलरी के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, कैपिलरी के बारे में। तो यहां पे कैपिलरी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कैपिलरी। ठीक है, कैपिलरी के अलावा अपन बात करें वेरियस साइट में, अगली साइट आर्टेरियल भी लेते हैं, एबीजी वगैरह करते हैं, तब आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करें दोस्तों, आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन। आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन की यहां पे प्यारे दोस्तों अपन बात करते हैं। आर्टेरियल के अलावा हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे बोन मेरो का एस्पायरेशन भी करते हैं। ठीक है ना, और कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट होते हैं, ठीक है ना, जिसमें हम ब्लड का कलेक्शन करते हैं स्पेशल टेस्ट के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगला आ जाएगा हमारा बोन मेरो के लिए। किसके लिए दोस्तों, बोन मेरो एस्पायरेशन के लिए। और फिर हम लिख देंगे यहाँ पे ब्लड कलेक्शन, ब्लड कलेक्शन फॉर सम स्पेशल टेस्ट। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो इनकी थ्योरी आपको पूरी पूरी देनी है। तो उस थ्योरी के अंदर क्या दोगे, मैं आपको 1 2 3 4 5 में से एक का मेथड बताता हूं, और ये मेथड इतना शानदार है, सबके अंदर काम करेगा। कैसे, जो 5 पॉइंट आपको बता रहा हूं वो सब के अंदर आपको देने हैं। आपका हाउ इट इज कलेक्टेड का आंसर आ जाएगा। जैसे हम बात करें वेने पंक्चर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, वेने पंक्चर। वेने पंक्चर के अंदर 5 चीजें ऐड करोगे, जो सब के अंदर ऐड करनी है आपको। क्या क्या चीजें ऐड करनी है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर ऐड करनी है आपको इसका इंट्रो। ठीक है ना, वेने पंक्चर का इंट्रो ऐड करना है। वेने पंक्चर के इंट्रो के बाद में आपको इसका जो है प्रोसीजर यूज करना है। क्या यूज करना है, इसका प्रोसीजर यूज करना है। प्रोसीजर के बाद में हम बात करें कि ये आपके कहां कहां पे यूज किया जाता है, कहां कहां पे ये आपके यूज किया जाता है। फिर आपके इसके आ जाएंगे एडवांटेज। क्या आ जाएंगे, एडवांटेज। और फिर आ जाएंगे आपके डिसएडवांटेज। क्या आ जाएंगे, डिसएडवांटेज। ठीक है, तो हाउ इट इज कलेक्टेड ये भी आ गया, और एक काम की चीज भी आ गई यहाँ पे एक्स्ट्रा। ठीक है, अब तुम कहोगे सर इतना हम कैसे लिखेंगे, भैया बिना प्रैक्टिस आप नहीं लिख सकते। मैं अभी भी कह रहा हूँ वीडियो बंद कर देना, देखना आप। ठीक है ना, क्योंकि जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करोगे रिजल्ट नहीं मिलेगा दोस्तों। रिजल्ट नहीं मिलेगा तो व्यर्थ कर रहे हो अपना आप समय। ठीक है ना, डिप्लोमा का समय व्यर्थ कर रहे हो। मैं अभी भी कह रहा हूं, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ना, कोई मतलब नहीं है। समझ गए आप, तुम्हारे पीवाईक्यू सॉल्यूशन करने के लिए मेरे को खुद को भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो तुम कौन सा डायरेक्ट पढ़ लोगे यार, कोई भी रामबाण औषधि नहीं आती है कहीं भी। मार्केट के अंदर ऐसी औषधि नहीं आती है कि आप डायरेक्टली आप कर लोगे, नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, आप नहीं कर सकते। ठीक है ना, जब तक अपने हाथ से नोट्स बना के रफ कॉपी में रिटर्न प्रैक्टिस किए बिना अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो व्यर्थ हैं दोस्तों, अभी भी छोड़ देना ये डिप्लोमा। ठीक है, चलिएगा। तो अगला हम बात करें यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले आपको बता देता हूं, अगर आपकी तैयारी इनकम्प्लीट है तो आप हमारे साथ जुड़ के भी तैयारी कर सकते हैं प्रॉपरली, जिसमें आपको अभी हमारे पास जो स्पेशली बैचेज जो हैं वो सभी फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग जो है कोर्सेज में मिल जाएंगे, जिसमें आपको देखो डिप्लोमा का फाउंडेशन बेस भी मिल जाएगा। ठीक है ना, पीवाईक्यू पेपर भी मिल जाएंगे। बोथ लैंग्वेज के अंदर नोट्स दोस्तों मैंने खुद ने बना रखे हैं, आपको मैंने काफ़ी बार पढ़ाया भी है, आप देख सकते हैं। बोथ लैंग्वेज नोट्स की आपके पास कमी भी रहती है, और यहाँ पे आपको पीवाईक्यू का सॉल्यूशन भी, ये सारी चीज़ें मिलेगी। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर आपको दे रखे हैं, आपको कोई भी डाउट होने पर इस पर आप बात कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है कि मैं हूं शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन। क्या हूं, शॉर्ट आंसर। शॉर्ट में आपको क्या दे रखे हैं, ए बी सी और डी, 4 चीजें दे रखी हैं, और 4 चीजें आपके 5-5 नंबर की हैं। जब मार्क्स आपके कम हो गए तो क्या सर हमें डाटा कम देना पड़ेगा। अच्छा, काफी बार स्टूडेंट कॉल करके पूछते हैं कि सर 20 नंबर वाले में 10 पेज पढ़ने पड़ेंगे, 5 नंबर वाले में 5 पेज में। ऐसा कुछ भी नहीं है प्यारे दोस्त, पहले भी मैंने आपको काफी बताया है। अगर आपके पास नॉलेज है तो 2 या 2.5 पेपर में भी आप 5 नंबर का अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो 10 पेपर भी पढ़ लेंगे तो भी 5 नंबर नहीं आ सकते आपके। ठीक है, हाँ,
और जैसे मैंने आपको शॉर्ट चार्ट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें देना सिखाया है, तो वहाँ से आप नंबर भी ला सकते हैं। ठीक है, पहला आपसे कहा है यहाँ पे हाउ CSF सैंपल इज कलेक्टेड। अब दोस्तों आता है यहाँ पे, अगर आपने ढंग से सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है ना, तो आपको पता होगा कि CSF के कलेक्शन का पार्ट पूछा है। क्या पूछा है? कलेक्शन का। ठीक है ना, कलेक्शन के पार्ट के लिए आपको CSF एग्जामिनेशन पूरा आना चाहिए। CSF एग्जामिनेशन को समझने के लिए आप ये एना फिजियो के अंदर नर्वस सिस्टम क्लियर होना चाहिए। नर्वस सिस्टम के अंदर जब तुम जाओगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो वहां पे आपके ब्रेन आएगा, ब्रेन पढ़ोगे, ब्रेन के अंदर जाओगे, CSF मिलेगा, फोर्थ वेंट्रिकल वगैरह सारी चीजें याद आ रही होगी, तो CSF आपको याद होगा भाई। ठीक है ना, तो इसका सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन का आपसे क्या पूछा है? प्रोसीजर पूछा है। प्यारे दोस्तों यहाँ पे पूरा मत लिख देना, क्यों? पूरा लिखने बैठोगे तो 5 नंबर का ही पूछा है। अब प्रोसीजर में 2 चीज देनी है आपको। क्या? प्रोसीजर में आएगी आपके थ्योरी और प्रोसीजर में आएगा आपके क्या दोस्तों? डायग्राम, ट्यूब वाला डायग्राम, तीनों ट्यूब वाला डायग्राम आ जाएगा। बस इतना ही देना है दोस्तों। कुछ कुछ क्वेश्चनों में आपको छोटा भी आंसर देना होता है। बस ये आपका कलेक्शन वाला पार्ट जो है आपका पूरा होता है यहाँ पे दोस्तों। ठीक है ना, तो ये CSF के रिगार्डिंग था। अगला हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, आपके लेशमान स्टेन के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है आपसे? लेशमान स्टेन के बारे में पूछा है। तो अगर किसी ने मेरी प्रिपरेशन ऑफ वेरियस स्टेनिंग वाली क्लास ली है तो उसको पता होगा कि मैंने 5 चीजें वहां पे बताई थी, और उस क्लास में मैंने कहा भी था कि 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और पूछ भी लिया। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में बताना है आपको क्या कि भाई लेशमान स्टेन जो है तुम कौन हो, यानी तुम कौन हो। तो तुम्हारे बारे में जानने के लिए मुझे तुम्हारा परिचय जानना पड़ेगा, यानी इंट्रो जानना पड़ेगा। और जब तुम्हारे बारे में मुझे पता लग गया तो मुझे ये भी पता करना पड़ेगा कि तुम मेरे कहाँ कहाँ पे काम आ सकते हो। इट मीन्स मैं यूजेज की बात करूंगा, इसके यूजेज की बात करूंगा। और जब मैं तुम्हारा उपयोग कर रहा हूं तो मुझे तुम्हें बनाना भी तो पड़ेगा ना, यानी तुम्हारा प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रिपरेशन। इसी के बेसिस पर आपका टॉपिक दे रखा है आपके RPMC के सिलेबस में, प्रिपरेशन ऑफ वेरियस स्टेन। ठीक है, और जब तुम्हारा प्रिपरेशन कर रहा हूं तो तुम्हारा यूज भी तो करूंगा ना, और यूज करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? प्रोसीजर यूज करूंगा। और जब जब आपको पता है ना, जब जब तुम प्रोसीजर की बात करोगे ना, जब जब तुम प्रोसीजर की बात करोगे ना, तुम्हें क्या मिलेगा प्यारे दोस्तों? रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? रिजल्ट। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तुम्हारे 5 के 5 पॉइंट देने हैं आपको, और बढ़िया 5 में से 5 नंबर लेके आ सकते हो दोस्तों। ठीक है भाई, अगला आता है आपके C, प्लेटलेट्स काउंट के बारे में। ठीक है ना, प्लेटलेट्स काउंट के अंदर आपको काफी सारी चीजें देनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है, लेकिन देना इसमें काफी सारी चीजें हैं दोस्तों। प्लेटलेट्स काउंट्स को मैं यहाँ पे समझाता हूं आपको। ठीक है भाई, तो प्लेटलेट्स काउंट्स की अपन C वाले की बात करते हैं। प्लेटलेट्स काउंट्स, ठीक है भाई। और प्लेटलेट्स काउंट्स के अंदर आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों? अच्छे से देखिएगा, आराम से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखो प्लेटलेट्स काउंट के अंदर मैंने आपको कहा था कि एग्जामिनर को काउंट से पहले प्लेटलेट्स के बारे में समझाओ। तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा क्या दोस्तों? इसका इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन तुम अगर देने के लिए बैठ जाओगे यहाँ पे थ्योरी में, तो फिर आपका क्या हो जाएगा भाई? पोपट हो जाएगा पूरा पूरा। इसलिए इसको आपको क्या देना पड़ेगा? एक ही चार्ट के अंदर। और चार्ट पाने के लिए सर हम क्या करें? चार्ट पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जहां पर आपको खूब सारे चार्ट मैंने अवेलेबल करवा रखे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद तुम्हें क्या बताना है कि प्लेटलेट्स काउंट, इस काउंट्स के बारे में आपने बता दिया है चार्ट में, तो तुम बताओगे इसका पर्पज कि प्लेटलेट्स काउंट तुम क्यों लगा रहे हो। इसका मतलब सर हमें इसका पर्पज पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पर्पज। ये जो मेथड है ना दोस्तों मैं आंसर लिखने का, ये कोई भी किताब के अंदर नहीं दे रखा है। आप बिल्कुल मार्केट में जितनी भी किताबें हैं आप मैच कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने खुद ने बना रखा है। ठीक है, फिर आप अपना यानी मेरा मेथड यूज करो कि फिर मैं खुद बताता हूं। इसमें आपको लिखना है नॉर्मल रेंज। अब तुम कहोगे सर कोई भी किताब में पहले ये नहीं दिया जाता है। अब आप यहाँ पे पहले क्यों दे रहे हो? मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब तुम्हें रिजल्ट मिलेगा इसका, तो वहां पे रिजल्ट नॉर्मल नहीं आया, तुम्हारे पास बढ़ावा आ गया और कम आ गया, तो नॉर्मल ही नहीं पता है तो बढ़े हुए को क्या कहते हैं और कम को क्या कहते हैं, क्या तुम बताओगे? अरे कौन सा चेहरा दिखाओगे जब
ठीक है ना, तुम्हें यही नहीं आएगा तो ठीक है। तो नॉर्मल रेंज के बाद हमारी कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से कि सर हम बात करते हैं फिर स्पेसिमेंस के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? स्पेसिमेंस के बारे में। तो ये आ गया आपके स्पेसिमेंस। और स्पेसिमेंस के बाद में अगर अपन बात करें प्यारे दोस्तों यहाँ पे, तो सर हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट्स होगी उसकी भी बात करेंगे यहाँ पे। तो ये आ गया आपके रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और जब सारी चीजें तुम्हारे सामने आई गई हैं दोस्तों, तो तुम्हें क्या चाहिए अब इसका? तुम्हें चाहिए इसका ऑर्डर, प्रिंसिपल चाहिए आपको। क्या चाहिए दोस्तों यहाँ पे? सर प्रिंसिपल चाहिए आपको। तो ये आ गया आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बताए वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। तो प्रिंसिपल के बाद में आपको देना पड़ेगा क्या? प्रोसीजर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? प्रोसीजर। तो सर प्रिंसिपल साहब ने जैसा जैसा बोला हमने वैसा वैसा किया, तो हमारा मिल गया प्रोसीजर। और जब तुम प्रोसीजर को लगाओगे प्यारे दोस्तों, तो तुम्हें मिलेगा वहां पे क्या दोस्तों? तुम्हें मिलेगा सर वहां पे रिजल्ट। क्या मिलेगा प्यारे दोस्तों? रिजल्ट मिलेगा। और रिजल्ट तुम्हारा क्या हो सकता है? सर रिजल्ट जो है हमारा नॉर्मल भी हो सकता है, यानी 3 कंडीशन के अंदर आपको रिजल्ट मिल सकता है। सर नॉर्मल मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, और डिक्रीज मिल गया तो दिक्कत है, और इंक्रीज मिल गया तो भी दिक्कत है, ठीक है ना। तो यहीं से आपका पार्ट यानी कहानी में ट्विस्ट शुरू होता है। क्या? जिसे हम कहते हैं सर क्या? अरे जिसे हम कहते हैं प्यारे दोस्तों क्या? अरे क्या कहते हैं भाई? सर जिसे हम कहते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। अब तुम कहोगे सर 5 नंबर में इतना देना पड़ेगा? तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन में पूछा यही है आपसे, ठीक है ना, कि काउंट्स को पूरा पूरा समझाना है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी भाई। क्या देनी पड़ेगी? काउंट्स की पूरी चीजें आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तुम कहोगे सर 5 नंबर में 1 2 3 4 5 चीजें लिख के छोड़ दो भाई। रिक्वायरमेंट तक आ ही गए हो तो प्रिंसिपल और प्रोसीजर, रिजल्ट और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं दोगे तो 2.5 नंबर ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको वहां पे लिखनी पड़ेगी। फिर आता है आपके यहाँ पे डी आता है वैक्यूटेनर। क्या आता है दोस्तों? डी में दे रखा है आपके वैक्यूटेनर के बारे में। तो वैक्यूटेनर की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। ये है आपके यहाँ पे वैक्यूटेनर। वैक्यूटेनर के अंदर आपको क्या क्या लिखना है 5 नंबर के अंदर? तो छोटा सा है भाई। वैक्यूटेनर यानी ये ब्लड कलेक्टिंग वाली जो ट्यूब है, ठीक है ना, जिसके अंदर आपके लिक्विड मिलता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका आपको इंट्रोडक्शन देना है। जो चीजें मैंने बोली हैं वो चीजें इसके अंदर आपको लिखनी है भाई। और फिर आपको इसका देना है भाई क्लासिफिकेशन। क्या देना है? क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर दोगे आप दोस्तों? कलर कोडिंग के बेसिस पर। किसके बेसिस पर दोस्तों? कलर कोडिंग के बेसिस पर। और साथ में क्या दोगे भाई? इसके यूजेज दोगे। बस इतना ही है ये टॉपिक आपका, ठीक है ना, वैक्यूटेनर वाला। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूरा हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके शॉर्ट चार्ट के अंदर आपको सारी चीजें देनी होती हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर पे कहता है एक्सप्लेन ऑस्मोटिक फ्रेगिलिटी, ठीक है, कर लेंगे। व्हाट आर द पर्पज एंड प्रोसीजर ऑफ ऑस्मोटिक फ्रेगिलिटी टेस्ट। भाई यही कह देते हैं कि पूरा पूरा छापो 20 नंबर का ऑस्मोटिक फ्रेगिलिटी टेस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अपन बात करते हैं, ठीक है ना। ये आ गया आपका ऑस्मोटिक फ्रेगिलिटी टेस्ट, ठीक है भाई। तो हेडिंग लगा दी। अब अपन बात करते हैं कि इसके अंदर अपन क्या क्या लिखेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इन्होंने वैसे ही कहा कि पूरा पूरा एक्सप्लेन कर दो, तो अपन एक्सप्लेन कर देते हैं। और एक्सप्लेन में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? हम सबसे पहले इस टेस्ट के बारे में लिखेंगे। ये टेस्ट क्या होता है? इंट्रोडक्शन लिखेंगे भाई। क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सर इसका इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन लिखने के बाद जब तुम इंट्रोडक्शन के अंदर एक बढ़िया सी चीज लिखोगे ना, क्या एक बढ़िया सी चीज लिखोगे? स्पेरोसाइटोसिस। तो यहाँ पे नीचे आपको नोट लगा के, कोई नहीं बताएगा, नोट लगा के आपको स्पेरोसाइटोसिस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। थोड़ा सा क्या करना है? यहाँ पे एक्सप्लेन करना है इसके बारे में।
कोई भी किताब में नहीं दे रखा है कि आप यहाँ पे आंसर के अंदर इतने बेहतरीन तरीके से लिखोगे। तो दोस्तों ये छोटी छोटी राज की बातें हैं नंबर लाने की, समझ गया। तो नंबर इसी प्रकार से लाए जाते हैं भाई, सीधी सी बात है ना। नंबर लाने के लिए आपको थोड़ा सा हटके काम करना पड़ेगा। फिर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे ये टेस्ट क्यों करवाया जाता है, ठीक है। तो ये आप अलग से पॉइंट भी बना के लिख सकते हो, और नहीं भी लिखोगे तो भी आपके इस इंट्रोडक्शन के अंदर इसका पार्ट आ जाएगा, ठीक है। और लिखना चाहो तो बिल्कुल आप इंडिकेशन लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, डॉक्टर से सवाल कर सकते हो ये टेस्ट तुम क्यों करवा रहे हो, ठीक है ना। तो इंडिकेशन की बात कर सकते हो। फिर आ जाएगा तुम्हारे सामने इसका प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल आ जाएगा, प्रिंसिपल जैसा बोले वैसा आपको करना है। लेकिन हमें ये सब करने के लिए किसकी नीड होगी सर? नीड होगी हमें रिक्वायरमेंट। क्या होगी दोस्तों? हमें रिक्वायरमेंट होगी इंस्ट्रूमेंट्स की, ठीक है ना। तो रिक्वायरमेंट्स जो है वो सारी चीजें आपको लिखनी है। रिक्वायरमेंट्स के बाद सर हम लगाएंगे क्या? प्रोसीजर लगाएंगे भाई। क्या लगाएंगे सर? हम रिक्वायरमेंट के बाद लगाएंगे प्रोसीजर। और जब भी हम प्रोसीजर करते हैं तो क्या मिलता है प्यारे दोस्तों? हमें मिलता है सर रिजल्ट। क्या मिलता है प्यारे दोस्तों? सर रिजल्ट मिलता है। क्या मिलता है? रिजल्ट। और रिजल्ट जब नॉर्मल आता है तब तो ठीक है, और नॉर्मल नहीं आता है तो वहां पे बवाल हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्या कहते हैं दोस्तों? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में आपको जो है यहाँ पे देना पड़ेगा दोस्तों। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जो है आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा इस टेस्ट के रिगार्डिंग दोस्तों, ठीक है। तो अब जाके आपका जो है यहाँ पे आंसर खत्म होता है, ठीक है। तो ये आपके ऑस्मोटिक फ्रेगलिटी टेस्ट के अंदर चीजें लिखनी है। अच्छा, एक चीज और है दोस्तों, एक चीज और ये है कि अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं, और मैंने इस पूरी क्लास के अंदर जो जो चीजें बताई हैं, क्या आप रफ कॉपी के अंदर वो लिखने का प्रयास करेंगे? तो कमेंट करके मुझे जरूर से बताएं, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं और आप लोगों के लिए मेहनत करूं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कुछ नई चीज, नई हरकत करके लेके आऊंगा। ये श्योरिटी के साथ आपको कह रहा हूं, इसी पैटर्न में आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला ये सारी चीजें, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन को, मैं अगर आरपीएमसी का एग्जाम दे रहा हूं आपके साथ में, तो किस प्रकार से लिखूंगा मैं बिल्कुल पूरा पूरा आपको बोथ लैंग्वेज के अंदर लिख के एक क्वेश्चन बताऊंगा। अभी मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे आपको लिखना है, एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देके बताऊंगा, ठीक है भाई। तो क्या आप इसी प्रकार के वीडियो चाहते हैं? तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और आपकी फर्स्ट ईयर के एग्जाम के रिगार्डिंग क्या क्यूरी है, बिल्कुल आप कमेंट करें दोस्तों। और इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट के साथ शेयर करना है, ये आपकी जिम्मेवारी है। इस वीडियो को लाइक करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। धन्यवाद साथियों।